चीन किस तरह से अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को जनरल चतुर्वेदी आगे बढ़ा रहा है, ये तो हमारे सामने है। लेकिन क्या वाकई आज के दौर में चीन को तमाम जिम्मेदार मुल्क दुनिया के चुनौती दे पाने में सक्षम साबित हो रहे हैं या नहीं? और क्वाड, जिससे काफी हद तक डरता है चीन, क्या क्वाड अपने मकसद में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? समीर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो देश दूसरों की विश्वास को नहीं जीत पाएगा वो कभी भी इस तरह से एक ऊंचे शिखर पे नहीं पहुंच पाएगा। और चीन का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 2-3 सालों में, पूरे विश्व की विश्वसनीयता चीन से खत्म हुई है। और इसीलिए आप बात देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कम हुई है, इकोनॉमी कम हो रही है, और मिलिट्री मीन्स से वो चाह रहा है दूसरे देशों को डराना, जैसे कि हमारे लद्दाख में किया है और अभी तैवान के साथ कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो चीन को जरूर एक नकारात्मक दृष्टि की तरफ ले जा रही हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पूरा विश्व लेकिन चीन और रूस की बढ़ती नजदीकी, ये क्या चिंता का सबब होनी चाहिए, खास तौर पर भारत के लिए? ये बेसिकली जो बढ़ रही है दोनों, वो केवल अमेरिका के लिए है। अगर भारत के साथ देखा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है रूस चीन के साथ नहीं खड़ा होगा। सर, लेकिन भारत शुक्ला, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध हो सकता है अगर ताइवान पर चीन अटैक करता है। तो क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका का डायरेक्ट इंटरफेरेंस हो गया है, जिसमें न सिर्फ ताइवान की आर्मी को आप ट्रेंड करने का काम कर रहे हैं, हथियारों की मदद तो आप दे ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कहा है कि सैनिकों की भी हम मदद करेंगे। या ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्या ताइवान पर अब हमला करने की किसी स्ट्रैटेजी पर अगर चीन काम करता है तो? नहीं, स्ट्रेटेजिकली देखें तो अभी चुनौती इतनी गंभीर नहीं है। अगर आप देखें पिछले 10 साल के अंदर अमेरिका ऑलरेडी ताइवान आर्मी के एनसीओज को ट्रेनिंग ऑलरेडी दे रहा है, डायरेक्टली रूप से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इस तरह से वो पहले भी हथियार देता रहा है, ट्रेनिंग देता रहा है। चीन के परिप्रेक्ष्य में हाँ, ट्रेन बता रहा हूँ। तो चीन के अगर एंगल से देखें तो चीन का अभी किसी भी तरह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना संभव नहीं है, और ना ही वो चाहते हैं, बिकॉज उनके आर्थिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इकोनॉमी को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने यूक्रेन रशिया में देखा कि शुरू के फिर कुछ महीनों में अच्छी हाई लेवल का युद्ध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसका एस्केलेशन लेवल कम होता चला गया, बिकॉज सबका अम्युनिशन खत्म होता चला गया। फिर मैं सवाल को और डायरेक्ट करता हूँ प्रोफेसर भारद्वाज, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद क्या ये युद्ध फेजिबल है, ये देखते हुए कि हम यही एनालिसिस यूक्रेन और रूस के बारे में कर रहे थे और सब मना कर रहे थे और वो युद्ध वहां हुआ, क्या ताइवान और चाइना के बीच आमने सामने की भिड़ंत होगी? इतनी सारी इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक और दुनिया के ऑर्डर को देखते हुए, बदले हुए ऑर्डर को देखते हुए, क्या ये अभी संभव दिखता है? देखिए, पॉलिटिकल जो एनालिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि चाइना का राइज पीसफुल नहीं होगा, और पीसफुल नहीं होगा तो युद्ध होगा, और रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। अभी तक तो युद्ध हुए हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, पहले भी भारत और चीन का युद्ध हुआ है, तो निश्चित रूप से युद्ध तो इसके बीच में होगा अगर अमेरिका अपना दबदबा बनाएगा। अब यहाँ ये हो रहा है कि अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट हो रहा है। जैसे अमेरिका ने माइनस चाइना ट्रांस पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एक, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सारे कंट्रीज हैं, लेकिन चाइना नहीं है, क्योंकि जो चाइना का स्ट्रेंथ है आज, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है। सारी कंपनी चाइना में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसका अल्टरनेट चीन क्रिएट कर रहा है। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।